लास्ट लेक्चर में हमने सीखा ये था कि बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, बाउंडेड बिलो और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और इसकी कुछ एप्लीकेशन की थी। आज भी कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे। जो एक्सरसाइजेज करेंगे वो आपके सामने लिखी हुई मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम आपको कुछ एक्सरसाइजेज करने के लिए दी थी, उन्हीं में से कुछ करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद करने की कोशिश करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज आज हम करने लगे हैं वो आपके सामने है। yn सीक्वेंस इंडक्टिवली डिफाइन की गई है। इंडक्टिवली डिफाइन की गई का मतलब आपको मालूम है, जिसकी फर्स्ट टर्म अलग से डिफाइन की जाती है और बाकी सारी नेक्स्ट टर्म्स प्रीवियस टर्म्स की मदद से डिफाइन की जाती है। इसकी y1 की डेफिनेशन में कहा गया है कि y1 1 के इक्वल है, और उसके बाद आपने कोई सी भी n+1 टर्म मालूम करनी हो तो वो इक्वल है 1/4 2 टाइम्स yn + 3 के। इस फार्मूले से आप प्रीवियस टर्म की मदद से नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। शो ये करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और शो ये करना है कि ये 3/2 को कन्वर्ज कर रही है। दो तरह से हम शो कर सकेंगे। या तो हम ये शो कर दें कि ये बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और लिमिट कैसे निकालेंगे वो हमने लास्ट टाइम सीखा था। या हम ये शो कर दें कि ये बाउंडेड बिलो और डिक्रीजिंग है तो भी ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, और फिर लिमिट कैसे निकालेंगे वो इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हल करेंगे। देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या शो कर सकते हैं। ज़रा पहले रिवाइज कर लेते हैं। जो थ्योरम मैं इस वक्त इस्तेमाल करने लगा हूँ वो ये है कि बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है। बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग सीक्वेंस ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस कैसी होती है। ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म किसी एक रियल नंबर से लेसर इक्वल हो, हम कहते हैं वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो, उसे हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहा करते हैं। पहला काम जो हम करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि हम इंडक्शन की मदद से शो करने लगे हैं कि ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। क्या शो करने लगे हैं? ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि बाउंडेड अबव है तो हमें देखना ये पड़ेगा कि ये सीक्वेंस किस नंबर से लेसर इक्वल है। इसमें y1 1 है। अगर मैं इसमें y2 कैलकुलेट करूं, जो फार्मूला मुझे गिवन है, इस फार्मूले से 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ y1 आ जाएगा 1/4 2y1 + 3, और y1 की जगह हम लिख लें अगर यहाँ 1 तो 2 + 3 5 5/4, ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लग ये रहा है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और मुझे लग ये रहा है कि ये बढ़ेगी लेकिन कभी 2 से ग्रेटर और इक्वल नहीं होगी। गेस कर रहा हूँ मैं कि ये बाउंडेड अबव बाय नंबर 2 है। कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने की। हम प्रूव ये करेंगे कि yn हमेशा लेसर इक्वल टू 2 है। अगर प्रूव हो गया तो ठीक है, अगर ना हो सका तो 2 की जगह यहाँ कोई बड़ा नंबर लेकर भी कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि yn हमेशा लेसर इक्वल टू 2 है। इंडक्शन से अगर हमने प्रूफ करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप है हमने n = 1 के लिए प्रूफ करना है। n = 1 के लिए हमें y1 गिवन है, 1 के इक्वल है, और ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ ये लेसर इक्वल टू 2 है। तो ये n = 1 के लिए ट्रू हो गई, यानी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2 में याद करें क्या किया करते हैं। कंडीशन 2 में पहले हम सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करना है वो n = k के लिए ट्रू है। ये स्टेटमेंट है जिसे हमने प्रूव करना है। ये n = k के लिए ट्रू है। k कोई सा भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। k के लिए ट्रू होने का मतलब ये है कि y हमेशा लेसर इक्वल टू 2 है। इसको हमने ट्रू मान लिया है। और k + 1 के लिए बनाना है, यानी मुझे बनाना ये है कि k + 1 जो है वो भी लेसर इक्वल टू 2 है। उसके लिए मैं k + 1 बनाता हूँ। k + 1 मैं कहाँ से बनाऊँगा? k + 1 बनाने के लिए ये जो उसने मुझे फार्मूला दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें n की जगह k लिख लें तो k + 1 1/4 2k + 3। मैंने प्रूव ये करना है कि ये 2 से लेसर इक्वल है। मैं अज्यूम कर चुका हूँ कि y 2 से लेसर इक्वल है। राइट साइड पे y की जगह उससे बड़ा नंबर
2 सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो उम्मीद है कि yk+1 भी 2 से लेसर इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें। 2 चूंकि ग्रेटर इक्वल है, yk की जगह 2 लिखने से राइट साइड ग्रेटर इक्वल हो गई। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो 2 से लेसर इक्वल आएगा। प्रूव हो गया कि yk+1 जो है वो 2 से लेसर इक्वल है। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, वो लेसर इक्वल टू 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। yk+1 जो है वो 2 से लेसर इक्वल है। तो n = k+1 के लिए भी ट्रू हो गई। k के लिए ट्रू मानकर हमने k+1 के लिए ट्रू प्रूफ कर लिया, यानी कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इंडक्शन से प्रूव हो गया कि जो स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाहते थे वो ट्रू है। हम प्रूव ये करना चाहते थे कि yn 2 से लेसर इक्वल है, ये प्रूव हो गया। यानी yn एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है? बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। तो एक बात हमने प्रूव कर ली, हमने प्रूव कर लिया कि ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। अब दूसरी बात प्रूव करना चाहते हैं कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करने का मतलब ये है कि हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस की हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल है। यहाँ सीक्वेंस की टर्म्स को हमने y से नाम दिया हुआ है, यानी हमने प्रूव ये करना है कि yn+1 हमेशा yn से ग्रेटर और इक्वल है। और ये रिजल्ट भी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। अगर इंडक्शन से प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम n को 1 लेंगे, n को 1 लेंगे तो यहाँ y2 यहाँ y1 बनेगा। यानी हम प्रूव करना चाहते हैं कि y2 > 1 है। उसके लिए y1 हमें मालूम है 1 है, y2 बनाएंगे। y2 मैंने पहले भी बनाई थी। कहाँ से बनाएंगे? इस फार्मूले से बनाएंगे। n को 1 लिखेंगे तो y2 हमारे पास 1/4 इंटू 2y1 + 3 आया। y1 की जगह यहाँ 1 लिखेंगे तो y2 मेरे पास कितना आ गया? 2 + 3/4 आ गया, यानी 5/4 आ गया। 5/4 y1 यानी 1 से बड़ा है। y2 y1 से बड़ी हो गई। जो कंडीशन 1 होती है इंडक्शन की n = 1 के लिए, वो स्टेटमेंट हमारे पास n = 1 के लिए ट्रू हो गई और कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। अब हम कंडीशन 2 को प्रूफ करेंगे। कंडीशन 2 में पहले सपोज कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट हम प्रूफ करना चाहते हैं वो n = k के लिए ट्रू है। स्टेटमेंट हम ये प्रूफ करना चाहते हैं n = k के लिए, इसको ट्रू मान रहे हैं। n = k के लिए ट्रू मानने का मतलब है हमने मान लिया है कि yk+1 yk से ग्रेटर और इक्वल है। और रिजल्ट बनाना है n की वैल्यू k+1 के लिए। n की जब वैल्यू k+1 लेंगे तो yk+2 बन जाएगा और n की वैल्यू k+1 लेंगे तो yk+1 बन जाएगा। ये रिज़ल्ट अब हम बनाना चाहते हैं। अगर ये रिज़ल्ट हमने बना लिया तो उसका मतलब है n = k+1 के लिए भी ट्रू है। ये रिज़ल्ट बनाने के लिए यही जो फार्मूला उसने दिया हुआ है, इसमें n की जगह k+1 लिखते हैं। n की जगह k+1 लिखने से हमारे पास लेफ्ट साइड पे yk+2 हो जाएगा, राइट साइड पे yk+1 आ गया। हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि yk+2 yk+1 से ग्रेटर और इक्वल है। फिलहाल हमारे पास ये रिजल्ट बना है। yk+1 और yk के बारे में हमें मालूम है। क्या मालूम है? कि yk लेसर इक्वल है। yk+1 की जगह अगर हम यहाँ पे yk लिख दें तो हमारे पास राइट साइड बन जाएगी लेसर इक्वल। yk+1 की जगह छोटा नंबर लिख दिया, राइट साइड लेसर इक्वल हो गई। और राइट साइड पे अब जो आपके पास एक्सप्रेशन है इस फार्मूले के मुताबिक, क्या वो yk+1 नहीं बन रही? अगर n को k+1 लें तो yk+1 इक्वल है 1/4 इंटू 2yk+3, यही है। हम राइट साइड को yk+1 लिख सकते हैं तो yk+2 > yk+1 आ गया। तो ट्रू हो गई स्टेटमेंट n = k+1 के लिए। कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इंडक्शन से जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गई। यानी हमारे पास yn जो है वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमने दो बातें प्रूव कर ली। प्रूव कर लिया yn इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इससे पहले हमने प्रूव किया था कि yn बाउंडेड अबव है और बाउंडेड अबव बाय 2 है। अगर किसी सीक्वेंस में ये दो बातें मौजूद हों, क्या कि वो
बाउंडेड अबव हो और इंक्रीजिंग हो तो हमें मालूम है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब है ये वाली सीक्वेंस yn जो है ये कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yn एग्जिस्ट कर रही है। इस लिमिट का कोई नाम रख लेते हैं और ये लिमिट मालूम करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि ये लिमिट जो है वो y के इक्वल है। अब हमने इस y को कैलकुलेट करना है। इस y को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। इस इक्वेशन में yn मौजूद है जिसकी लिमिट हम अज्यूम कर चुके y है, और yn+1 भी मौजूद है। अगर हमें yn+1 की लिमिट किसी तरह से पता चल जाए n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में कि वो क्या होगी, yn की लिमिट हमें मालूम है, हमने सपोज कर लिया y है, yn+1 की लिमिट भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके y मालूम कर लेंगे। उसके लिए याद कर लेते हैं एक थ्योरम हमने किया था लेक्चर नंबर 30 में। थ्योरम ये था कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ उसकी m टेल xm+n कन्वर्जेंट हो, और अगर ऐसा होगा तो दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट सेम होगी। हमारे पास yn कन्वर्जेंट है, yn+1 के बारे में जानना चाहते हैं। yn+1 को आप y1+n भी कह सकते हैं, और आप कह ये सकते हैं वो वन टेल है। अगर हमारे पास सीक्वेंस yn कन्वर्ज कर रही है तो उसकी वन टेल yn+1 या कह लें y1+n जो है वो भी कन्वर्ज करेगी, और उसकी लिमिट का आंसर भी वही होगा जो yn की लिमिट का आंसर है। अब हमारे पास yn की लिमिट का आंसर भी मौजूद है, yn+1 की लिमिट का आंसर भी मौजूद है, और एक इक्वेशन मौजूद है जिसमें yn और yn+1 आपस में इन्वॉल्व हैं। ऐसा करते हैं, इन लिमिट्स को इस इक्वेशन में सॉल्व करते हैं और हम y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो हमें yn की लिमिट मालूम है, yn+1 की लिमिट मालूम है, इन दोनों की रिलेशन आपस में मालूम है। हम इसमें दोनों साइड्स पर लिमिट ले लेते हैं, और हमें पता है सम में, प्रोडक्ट में, डिफरेंस में अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो अलग अलग की जा सकती है। राइट साइड पे हमने लिमिट अलग अलग कर ली है। yn+1 की लिमिट y है वो लिख ली, yn की लिमिट भी y है वो हमने लिख ली। क्योंकि हमें yn की लिमिट मालूम है, y है, yn+1 की लिमिट y है वो हमने यहाँ लिख ली। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और हमने इसमें से y की वैल्यू मालूम करनी है। कोई मुश्किल बात नहीं है। 4 को लेफ्ट पर ले आएं और 2y को अब लेफ्ट पर ले आएं, और 4y में से 2y माइनस कर लें, ये 2 राइट पर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 3/2 आ गई। हमने लिमिट मालूम कर ली है सीक्वेंस की। पहले हमने प्रूव ये किया है कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, फिर हमने प्रूव ये किया है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है, और इस थ्योरम का इस्तेमाल करके कि बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, हमने इसकी लिमिट को y का नाम दे लिया है। और फिर हमने कहा है कि अगर yn की लिमिट y है तो इसकी m टेल यानी वन टेल y1+n की लिमिट भी y होगी, और इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने y को सॉल्व कर लिया है। प्रूव कर लिया है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yn 3/2 के इक्वल है। अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स की हैं उनमें सीक्वेंस इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव थी। एक ऐसे एग्जांपल करने लगे हैं जिसमें सीक्वेंस डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है। एग्जांपल में कहा यह गया है कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ग्रेटर इक्वल टू 2 है। ग्रेटर इक्वल टू 2 कुछ भी हो सकती है, हो सकता है फर्स्ट टर्म 2 हो सकता है 2.1 हो सकता है 5 का स्क्वायर रूट हो, बस x1 ग्रेटर इक्वल टू 2 है। और कहा यह गया है कि सीक्वेंस की n+1 टर्म मालूम कर सकते हैं आप कैसे, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ xn-1 के फार्मूले से। हमने दो बातें शो करनी है। एक बात ये शो करनी है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और दूसरा ये शो करना है कि ये बाउंडेड बिलो है। काम उसने थोड़ा सा आसान कर दिया है। किस नंबर से बाउंडेड बिलो है इस दफ़ा उसने वो खुद बता दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने वो नंबर खुद से गेस किया था, इस दफ़ा उसने खुद बता दिया है। इंक्रीजिंग शो करना है या डिक्रीजिंग शो करना है, इसके लिए भी उसने हमें गाइड कर दिया है कि डिक्रीजिंग शो करना है। और इसके बाद लास्ट काम हमने लिमिट मालूम करनी है। प्रोसेस वही अडॉप्ट करेंगे। थ्योरम हमें याद है कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो हो तो वो कन्वर्जेंट होती है,
बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसको कहते हैं? ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसकी हर टर्म किसी एक रियल नंबर से ग्रेटर और इक्वल हो। डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसको कहते हैं? ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल हो। और थ्योरम हमारे पास है कि बाउंडेड बिलो और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। पहला काम जो हम करने लगे हैं वो ये प्रूव करने लगे हैं कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास बाउंडेड बिलो है, और ये काम हम करने लगे हैं इंडक्शन से। अगर हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि बाउंडेड बिलो बाय 2 है तो बेसिकली हमने प्रूव ये करना है कि xn हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। इंडक्शन से प्रूव करना है तो स्टेप 1 में हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इक्वल टू 1 लें तो x1 ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये तो उसने खुद हमें थ्योरम में दे दिया है। तो 2 हो गई, तो स्टेटमेंट जो हम प्रूव करना चाहते थे वो ट्रू हो गई n इक्वल टू 1 के लिए, यानी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। अब हमने सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन में पहले सपोज कर लेते हैं कि ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, यानी xk जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। k कोई सा भी नेचुरल नंबर है। अब हमने इससे नेक्स्ट नंबर k+1 के लिए प्रूव करना है। k+1 के लिए हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस की टर्म नंबर k+1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। कैसे प्रूव करेंगे? सीक्वेंस की कोई भी नेक्स्ट टर्म मालूम करनी हो तो उसके लिए हमें ये फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले का हम करेंगे यूज़। xn+1 इक्वल है 1 प्लस xn-1 का स्क्वायर रूट। बनाना चाहते हैं सीक्वेंस की टर्म नंबर k+1 तो इसमें n को k+ लिख लेते हैं। हमारे पास xk+1 आ जाएगा 1 प्लस xk-1 का स्क्वायर रूट। क्या ये xk+1 2 से ग्रेटर इक्वल है? इसकी राइट साइड पे xk मौजूद है और xk के बारे में हमें मालूम है कि वो 2 से ग्रेटर इक्वल है। xk की जगह यहाँ इससे छोटा नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो राइट साइड छोटी हो जाएगी। हमारे पास xk+1 ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस xk की जगह मैंने 2 लिख लिया। 2 - 1 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 + 1 2, xk+1 ग्रेटर इक्वल टू 2 प्रूव हो गई स्टेटमेंट जो हम प्रूव करना चाहते थे। यानी इंडक्शन की कंडीशन 2 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। n इक्वल टू k+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड है, कंडीशन 1 भी सेटिस्फाइड है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इंडक्शन से ये रिजल्ट निकलता है कि जो स्टेटमेंट प्रूफ करना चाह रहे थे वो ट्रू है। तो इंडक्शन से हमारे पास रिजल्ट निकल आया। क्या रिजल्ट निकल आया? कि xn हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 है, यानी xn बाउंडेड बिलो है। एक बात हमने प्रूव कर ली कि xn इज अ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, और किससे बिलो बाउंड हो रही है? 2 से बिलो साइड पर बाउंड हो रही है। अब हमने दूसरी बात प्रूव करनी है। हमने प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, इसकी n+1 टर्म हमेशा n टर्म से लेसर इक्वल है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम फिर इस्तेमाल कर रहे हैं इंडक्शन का। इंडक्शन की कंडीशन 1 में इसको चेक करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम बनाएं कि हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर n को 1 लिखें। हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि x2 लेसर इक्वल टू x1 है। x2 और x1 की रिलेशन बनानी है और उसके लिए हमें xn+1 का ये फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले में n की जगह 1 लिख लेते हैं तो x2 इक्वल आ गया 1 प्लस x1 - 1 के स्क्वायर रूट से। क्या ये जो x2 मेरे पास आया है ये x1 से लेसर इक्वल है? कुछ कहना मुमकिन नहीं है फिलहाल। ऐसा करते हैं, इस 1 को लेफ्ट पर ले आते हैं तो x2 - 1 x1 - 1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है। क्या कह सकते हैं कि x2 x1 से लेसर इक्वल है? अगर राइट साइड पे किसी तरह से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए और राइट साइड में यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल आ जाए तो उस सूरत में हाँ हम कह सकेंगे। 1 कैंसिल हो जाएगा और x2 लेसर इक्वल टू x1 हो जाएगा अगर राइट साइड पे किसी तरह से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। राइट साइड पे स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म किया जाए उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस बात का कि हमें गिवन ये है कि x1 2 से ग्रेटर इक्वल है। अगर x1 2 से ग्रेटर इक्वल है, 2 को मैं 1 + 1 लिख लूँ, एक 1 लेफ्ट पर ले आऊँ तो x1 - 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 है। अगर कोई नंबर ग्रेटर इक्वल टू 1 हो और हम उसका स्क्वायर रूट लें तो क्या होता है? याद रखें
जब भी कोई नंबर x आपके पास ग्रेटर इक्वल टू 1 हो और आप उसका स्क्वायर रूट लें तो नंबर में और स्क्वायर रूट में क्या रिलेशन होती है, स्क्वायर रूट लेने से आंसर नंबर के मुकाबले में लेसर इक्वल आ जाता है। और अगर नंबर आपका 0 और 1 के इन बिटवीन हो और आप उसका स्क्वायर रूट लें तो फिर x के स्क्वायर रूट में और x में रिलेशन ये होती है कि x का स्क्वायर रूट ग्रेटर और इक्वल टू x आ जाया करता है। यहाँ पे हमारे पास जो x माइनस 1 है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है, इसलिए अगर मैं x माइनस 1 का स्क्वायर रूट लूंगा तो वो x माइनस 1 से लेसर इक्वल होगा। मसला हमारा हल हो गया। x2 माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, x माइनस 1 का स्क्वायर रूट x माइनस 1 से लेसर इक्वल है। इन दोनों बातों को अगर आप मिलाते हैं तो x2 माइनस 1 जो है वो लेसर इक्वल टू x1 माइनस 1 हो गया। 1 दोनों साइडों से कैंसिल हो गया, x2 लेसर इक्वल टू x1 हो गया। तो जो हम प्रूव करना चाहते थे n इज इक्वल टू 1 के लिए कि x2 लेसर इक्वल टू x1 है वो हमने प्रूव कर लिया। जो स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो ट्रू हो गई n इज इक्वल टू 1 के लिए। इंडक्शन की कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। क्या करना है अब हमने यकीनन इंडक्शन की कंडीशन 2 करनी है और कंडीशन 2 के पहले पार्ट में हमने सपोज कर लेना है कि जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी xk प्लस 1 लेसर इक्वल टू xk है। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बनानी है ये स्टेटमेंट। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, यहाँ k प्लस 1 लिखेंगे तो xk प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ n को k प्लस 1 लिखेंगे तो xk प्लस 1 आ जाएगा। यानी हमने प्रूव ये करना है कि xk प्लस 2 जो है वो लेसर इक्वल टू xk प्लस 1 है और xk प्लस 2 और xk प्लस 1 की आपस में रिलेशन हम बनाएंगे इस गिवन फार्मूले की मदद से। इसमें n की जगह k प्लस 1 लिखें तो लेफ्ट पे xk प्लस 2 हो गया, यहाँ xk प्लस 1 आ गया। ये जो मेरे पास xk प्लस 1 आ गया है, क्या मैं इसको xk से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। xk जो है वो xk प्लस 1 से बड़ा नंबर है। xk प्लस 1 की जगह यहाँ पे बड़ा नंबर लिखूंगा तो राइट साइड मेरे पास ग्रेटर इक्वल हो जाएगी और xk लिखने से अगर मैं यहाँ पर n को k लूँ तो 1 प्लस xk माइनस 1 का स्क्वायर रूट xk प्लस 1 के इक्वल है। राइट साइड जो है वो मेरी बन गई है xk प्लस 1, तो राइट साइड पे मैंने xk प्लस 1 लिख लिया। xk प्लस 1 ग्रेटर इक्वल हो गई किससे, xk प्लस 2 से। यही प्रूफ करना था, बिल्कुल n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने यही स्टेटमेंट प्रूव करना थी। तो ट्रू हो गई स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई। तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीक्वेंस को हम डिक्रीजिंग प्रूव करना चाहते थे और प्रूव हो गया कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। हमने 2 बातें प्रूव कर ली, एक ये कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और एक ये कि बाउंडेड बिलो है। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो उसका मतलब है ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब है इसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn एग्जिस्ट कर रही है। ये जो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस लिमिट का कोई नाम रख लेते हैं, से x कह लिया। हमारे पास xn प्लस 1 और xn की आपस में रिलेशन मौजूद है। अगर मुझे xn प्लस 1 की लिमिट भी पता चल जाए तो मसला हल हो जाए, और ये बात हम काफ़ी दफ़ा कर चुके। xn प्लस 1 जो है वो बेसिकली xn की 1 टेल है और हमें मालूम है कि सीक्वेंस और उसकी m टेल हमेशा एक जैसा बिहेव करती हैं। एक कन्वर्जेंट हो तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होती है और दोनों की लिमिट भी सेम होती है। अगर xn कन्वर्जेंट है तो इसकी 1 टेल x1 प्लस n भी कन्वर्जेंट होगी और उसकी लिमिट का आंसर भी यही होगा। xn की लिमिट का आंसर x है तो xn प्लस 1 की लिमिट का आंसर भी हमारे पास x ही आएगा। और xn प्लस 1 और xn की जो हमारे पास रिलेशन मौजूद है इस रिलेशन में लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सम की, प्रोडक्ट की, कोशेंट की लिमिट हम अलग अलग कर सकते हैं। हमने राइट साइड पर अलग अलग लिमिट हल कर ली है क्योंकि राइट साइड पर हर टर्म की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है
और xn+1 की लिमिट भी x मौजूद है, xn की लिमिट भी x मौजूद है। इन दोनों की जगह यहाँ x लिख लेते हैं। इक्वेशन बन गई है जिसमें x मौजूद है और x हम मालूम करना चाहते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 को लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर लें। लेफ़्ट साइड पर a माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से स्क्वायर खोल लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस x और इस -1 को लेफ़्ट पर ले आएँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बना लें फैक्टर्स। मेरा ख्याल है मेरे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x को कॉमन ले लें और सेकंड 2 टर्म्स में से -1 को कॉमन ले लें और थोड़ा सा अरेंज करें तो दो फैक्टर्स बन गए x माइनस 2 और x माइनस 1। x माइनस 2 को 0 लें तो x की वैल्यू 2 या x माइनस 1 को 0 लें तो x की वैल्यू 1। x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं 1 या 2। हमारे लिए दोनों का सही होना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिमिट हमेशा यूनिक होती है। या सीक्वेंस की लिमिट 1 है या सीक्वेंस की लिमिट 2 है। सीक्वेंस की लिमिट 1 यहाँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सीक्वेंस की हर टर्म हम प्रूव कर चुके हैं ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। जिस सीक्वेंस की हर टर्म 2 या 2 से बड़ी है वो 1 के करीब तो नहीं जा सकती। इसका मतलब है इसकी लिमिट का आंसर 1 नहीं हो सकता। दो ही पॉसिबल x के आंसर हैं, 1 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है xn की लिमिट का आंसर 2 है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn 2 के इक्वल है। हमने दो बातें प्रूव की इस सीक्वेंस xn के बारे में। एक ये कि ये डिक्रीजिंग है, दूसरी ये कि बाउंडेड बिलो बाय 2 है और डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो हमने कहा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो रिलेशन xn और xn+1 की उसने दी हुई थी उसका इस्तेमाल करते हुए हमने सीक्वेंस की लिमिट का आंसर 2 कैलकुलेट कर लिया है। तो हमने कुछ सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस चेक की है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। कौन सा थ्योरम? के बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, बाउंडेड बिलो और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। मज़ीद एग्जांपल्स आप खुद करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सब सीक्वेंसेस की बात करेंगे।